In today's class, we will look at tetrahedral complexes, right? Crystal field splitting in tetrahedral complexes. Tetrahedral complexes हमने अभी तक कोई पढ़ा है, if you remember, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में निकल टेट्रा कार्बोनिल पढ़ा था, NiCO4, राइट? ये वाला, राइट? सो जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ 4 लिगैंड्स होंगे, राइट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जब हम बात करते हैं, उसमें हम ये देखेंगे जब ये 4 लिगैंड्स, राइट, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाउ द फील्ड established by these 4 ligands, right, will interact with the d orbitals of the metal ion, right? बेसिकली क्या होता था ऑक्टाहेड्रल फील्ड से, जो हमें पता है, जो फील्ड स्टैब्लिश करता है, ये जो लिगेंड्स हैं मेटल आयंस के चारों तरफ जो एक फील्ड स्टैब्लिश करते हैं, वो डी ऑर्बिटल्स को 2 सेट में ब्रेक कर देते हैं, राइट? ऑक्टाहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल के केस में भी ये डी ऑर्बिटल्स को 2 सेट में ब्रेक करेंगे, लेकिन रिवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हुआ था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एग्जैक्टली ऑपोजिट उसकी टेट्राहेड्रल में होगी, राइट? कैसे होगी अभी हम देखते हैं। सो जब हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, सो इस तरीके के कुछ आयंस होंगे, MX4 N+, राइट? कोई एग्जाम्पल वुड बी NiCO4, एक तो हमने ले लिया, एक होगा NiCl4 2+, CuCl4 और ZnCl4 2-, राइट? इन सब में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके चारों तरफ क्लोराइड लिगैंड है, राइट? अब ये क्लोराइड लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के, इस केस में निकल जो है, राइट, 4 क्लोराइड आयन जो फील्ड स्टैब्लिश करेंगे अराउंड निकल सेंट्रल एटम, वो फील्ड निकल के डी ऑर्बिटल्स को किस तरह से स्प्लिट करेगी, राइट? वो हम देखने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट द अरेंजमेंट फर्स्ट। जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो सेंटर में होगा टेट्राहेड्रन के, और जो 4 लिगैंड्स होंगे वो कॉर्नर्स पे होंगे टेट्राहेड्रन के, राइट? सो हम इसको क्यूब के फॉर्म में बनाएंगे, राइट? क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, हम 4 कॉर्नर्स पे लिगैंड्स रख देंगे, ठीक है? और लिगैंड्स किस तरह से जो फील्ड स्टैब्लिश करेंगे, वो डी ऑर्बिटल्स को किस तरह से स्प्लिट करेंगे मेटल आयन के, वो हम देखेंगे, राइट? और हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान देनी है वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से कंपेयर करेंगे टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, राइट? और हम मैग्नेटिज्म पे ध्यान देंगे, राइट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और मैग्नेटिज्म में, राइट, जो रिलेशन होगा वो हम देखेंगे, राइट? हाउ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग विल इफेक्ट द मैग्नेटिज्म, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वो सब हम बात करेंगे इसे, राइट? अब हमने बोला 4 कॉर्नर्स, ये तो हो गया आपका सेंट्रल मेटल आयन, राइट? ये हो गया इसका एक एक्सिस, राइट? एक ये हो गया, Z एक्सिस ले लो, राइट? और एक ये हो गया Y एक्सिस ले लो, X Y Z, राइट? इसको हम नीचे को भी एक्सटेंड कर देते हैं, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, राइट? इसको भी हम इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, Y डैश, X डैश, Z डैश, राइट?
अब हम लिगैंड्स दिखाते हैं। यहां पर एक लिगैंड यहां होगा, राइट, एक लिगैंड यहां होगा, एक लिगैंड यहां होगा और एक लिगैंड यहां होगा। 4 ligands, right, of tetrahedral geometry with central metal ion कहां पड़ा है? सेंटर में, राइट। अब देखिए ये टेट्राहेड्रन बन जाएगा इस तरह से, राइट। ये आपको बनाना थोड़ा आना चाहिए, राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस। अब देखिए सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स पे हमने देखना है इस फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, राइट। ये तो आपका मेटल आयन हो गया और यहाँ पे इसके लीगैंड्स हो गए 4। अब ये जो 4 लीगैंड्स हैं ये एक फील्ड स्टैब्लिश कर देते हैं सेंट्रल मेटल आयन पे, और इस सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे? इस फील्ड, ये फील्ड क्या करेगी? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, राइट। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो ये लीगैंड्स हैं 4, राइट, अब ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन डी ऑर्बिटल्स को क्या करेगी? स्प्लिट कर देगी, राइट, इनटू सेट ऑफ 2 डी ऑर्बिटल्स, सेट ऑफ 2 डी ऑर्बिटल्स, राइट, जो होते थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन यहां पे रिवर्स डायरेक्शन में होगा जो होगा, राइट। सो क्या होगा? ये देखिए ये जो लीगैंड्स हैं ये कहाँ हैं? ये है z एक्सिस, ये है x y। जो लीगैंड्स हैं ये है बिटवीन द एक्सिस। लीगैंड्स, लेट्स राइट इट ओवर हियर। लीगैंड्स ये आपको ध्यान में रखना है और आपको ये थोड़ा समझना है, राइट, रटना नहीं है, समझना है। लीगैंड्स कहाँ हैं? ये बिटवीन द एक्सिस। रिपल्जन पे ध्यान देना है, किन ऑर्बिटल्स और लीगैंड्स के बीच में ज्यादा रिपल्जन होगी, राइट। ज्यादा रिपल्जन मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लीगैंड्स आर बिटवीन द एक्सिस, राइट। अब सॉरी, बिटवीन द एक्सिस। अब कौन से डी ऑर्बिटल्स के लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इनके जो लोब्स होंगे, लोब्स आर बिटवीन एक्सिस, राइट। ये लिगैंड्स भी बिटवीन एक्सिस है, लोब्स भी बिटवीन एक्सिस है, राइट। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है दैट दीज लोब्स, राइट, और द लिगैंड्स विल फेस दीज लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट, लोब्स ऑफ दीज 3 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है कि लिगैंड्स जब अप्रोच करेंगे बिटवीन द एक्सिस, वो इन 3 डी ऑर्बिटल्स के लोब्स के, राइट, पास होंगे। जब पास होंगे तो रिपल्जन ज्यादा होगी, राइट। और अगर पहले वाले केस के हिसाब से जब ये लिगैंड्स इन डी ऑर्बिटल्स के लोब्स के ऐसे बिल्कुल सामने आ जाएंगे तो भी रिपल्जन ज्यादा होगी, राइट। दोनों केसेस सेम है। सो और दूसरे सेट ऑफ ऑर्बिटल कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, सॉरी, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, राइट। इनके लोब्स कहाँ हैं? लोब्स आर along the axis, along the axis। और कोई लिगैंड है along the axis? No, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोई भी लिगैंड along the axis नहीं है। हमने जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ी थी तो वहां हमने देखा था कि 2 लोब्स जो थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के वो along the axis थे, राइट। जब along the axis थे तो वो इन दोनों ऑर्बिटल्स को फेस कर रहे थे। जब फेस कर रहे थे तो उनमें ज्यादा रिपल्जन हो रहा था, राइट। इसलिए 2 ऑर्बिटल्स जो थे, ये वाले ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए थे एनर्जी में और ये तीनों के तीनों नीचे आ गए थे, राइट। अब यहां देखते हैं किस तरह से होगा। लोब्स आर अलोंग द एक्सिस, लिगैंड्स, नो लिगैंड्स। इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नो लिगैंड्स अलोंग द एक्सिस, राइट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझने के लिए, राइट।
जल्दी से देखते हैं एक बार फिर से। ये है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। किस तरह से 4 लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन हैं, राइट, अरेंज्ड हैं। अब जब ये 4 लिगेंड्स जो हैं, जब ये सेंट्रल मेटल आयन के पास आएंगे, राइट, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेंगे, एक फील्ड बना लेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये डी ऑर्बिटल्स को 2 सेट में ब्रेक कर देगी, राइट। अब कैसे कर देगी 2 सेट में ब्रेक, वो देखते हैं जल्दी से। देखिए ये वाले लिगेंड्स जो बिटवीन द एक्सिस हैं, राइट, वो इन तीनों ऑर्बिटल्स को, मेटल आयन के इन तीनों ऑर्बिटल्स को जो बिटवीन द एक्सिस हैं, लिगेंड्स भी बिटवीन द एक्सिस हैं, लोब्स भी डी ऑर्बिटल्स के बिटवीन द एक्सिस हैं, राइट। अब ये क्या होंगे, या तो सामने सामने आ जाएंगे या बहुत पास होंगे, राइट। तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन ज्यादा होगी, राइट। किसके बीच में, बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ these 3 d orbitals, right, sorry, between the lobes of these 3 d orbitals, dxy, dyz, dzx, and between these ligands which are also between the axis, repulsion would be high, right। जब इन दोनों के बीच में रिपल्जन ज्यादा होगी तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, राइट। अब अगर हम इन दोनों d orbitals की बात करें, राइट, ये दोनों d orbitals कहाँ हैं, ये है इस तरह से along the axis, इस तरह से होंगे कुछ ऐसे, राइट। अब यहां पे देखिए इधर या इधर तो कोई लिगैंड है ही नहीं, राइट। तो इनके बीच में कोई रिपल्जन नहीं है, राइट। इनसे डायरेक्टली या बहुत पास कोई भी लिगैंड नहीं है, राइट। सो रिपल्जन इनमें मिनिमम होगा, राइट। इनमें और लिगैंड्स के बीच में रिपल्जन मिनिमम होगा, राइट। लेकिन इस सेट, ये जो 3 सेट हैं डी ऑर्बिटल्स के एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनमें और लिगेंड्स के बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होगा, जिसकी वजह से ये 3 सेट टेट्राहेड्रल के केस में हाई चले जाएंगे एनर्जी में। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये दोनों जा रहे थे हाई एनर्जी में। क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के केस में 2 लिगेंड्स थे विच वर अलोंग द एक्सिस, राइट, जो इन्हें फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से इनमें और लिगेंड्स के, उन 2 लिगेंड्स के बीच में रिपल्जन ज्यादा था। जब रिपल्जन ज्यादा था तो उनकी एनर्जी बढ़ गई थी, राइट। सो हम जल्दी से बनाते हैं यहाँ पे, जो हम वहां पे भी ऐसा डायग्राम बनाते थे, राइट। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, सर्कल्स बन रहे हैं जो 2 3 4 5, राइट। अभी तो ये डीजेनरेट है। अब जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे इसको, ये 3 लिगेंड्स जब इस सेंट्रल मेटल आयन के पास आएंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा, 2 में ब्रेक हो जाएगा, राइट। ये डी ऑर्बिटल्स, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल मेटल आयन के, ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। देखिए लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस है, राइट, और इन 3 डी ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अब दोनों लिगेंड्स और ये डी ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस हैं, सो इनके बीच में रिपल्जन ज्यादा होगा, सो इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। इस केस में ये होगा। और ये 2 डी ऑर्बिटल्स, इनमें ये क्या हो जाएंगी, इनके बीच में रिपल्जन कम है, राइट। सो इनकी एनर्जी इसीलिए इतनी ज्यादा रेज नहीं हुई, राइट। सो ये एनर्जी में नीचे चले जाएंगे। और ये क्या होता था हमारा, बेरी सेंटर, राइट। सो जो डी ऑर्बिटल्स की मीन एनर्जी है वो है 1, राइट। अब देखिए ये जो है ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, जो मेटल ऑर्बिटल्स लोअर है एनर्जी में ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, और जो ऊपर चले गए एनर्जी में ये डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, राइट। जो एनर्जी में नीचे होता है सिस्टम वो हमेशा स्टेबलाइज होता है, राइट। सो जैसे हम वहां पे करते थे 0.6 नीचे चले जाएंगे और ये 0.4 ऊपर चले जाएंगे, 0.4 ऑफ डेल्टा टी, और ये दोनों जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये है टी, ये है ई, राइट, सॉरी ये है T2, ये है ई,
वहां पे हम T2G लिखते थे, यहाँ पे हम सिर्फ और EG लिखते थे। यहाँ पे हम सिर्फ T2 और E लिखेंगे, G नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे अभी देखते हैं, राइट। और T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता था उसको हम क्या बोलते थे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे हम डिनोट करेंगे उसको डेल्टा T से, राइट। ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखिए ये कुछ ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स, राइट, जो अलोंग द एक्सिस थे, वहां पे कोई लीगैंड नहीं था, नो रिपल्जन, सो ये नीचे चले गए एनर्जी में, 0.6 नीचे चले गए एनर्जी में। और ये ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये 0.4 ऊपर चले गए एनर्जी में, राइट। अब इस सिस्टम कैसे काम करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर गया, मान लो 0.6 इस ई सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, सो वो इसको स्टेबलाइज कर देगा बाय 0.6। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, सो 0.6 इंटू 2 डिस्टेबलाइज कर देगा इसको, राइट। इसी तरीके से ये होगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये 0.4 ऑफ डेल्टा टी डिस्टेबलाइज कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा इसके केस में, क्योंकि इसकी एनर्जी हाइयर है, तो इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, सो 0.4 इंटू 3 1.2 ऑफ डेल्टा टी डिस्टेबलाइज कर देगा इसको, सिस्टम को, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। और डेल्टा टी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी। वहां पे हम इसको लिखते थे ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, T फॉर टेट्राहेड्रल, राइट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज योर डेल्टा T इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट। I hope this much is clear, right? अब हम देखेंगे इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे ऑक्टाहेड्रल से। अगर हम इसको ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करें, right, इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अगर हम ऑक्टाहेड्रल से कंपेयर करें टेट्राहेड्रल की, तो ये होगी 4/9 ऑफ डेल्टा O, राइट। या कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं 2/3 ऑफ, नॉट 2/3, इट्स 4/9, या इट्स 4/9 ऑफ, लेट्स राइट इट 4/9 ऑफ डेल्टा O, राइट। दैट मीन्स जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में है वो ऑक्टाहेड्रल से कम है, राइट। हमें ये रीजन देखना है क्यों है, राइट। So delta T would be less than delta O. इसका रीजन, राइट, what could be the reason for this? और कितना है क्वांटिटेटिवली, delta T is 4/9 of delta O, right? The reason the crystal field splitting energy of tetrahedral complexes is less than that of octahedral complexes, इसका रीजन है, पहला तो यह है कि इस ऑक्टाहेड्रल के केस में होते थे 6 लिगैंड्स, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वहां ज्यादा होगी नेचुरली। और यहाँ पे कितने हैं आपके 4 लिगैंड्स, सो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, राइट। अब वहां पे ज्यादा लिगैंड्स थे तो जो फील्ड बनी थी मेटल डी ऑर्बिटल्स के चारों तरफ वो स्ट्रॉन्ग थी, राइट, उसने ज्यादा स्प्लिट किया उनको, राइट। सो एनर्जी डिफरेंस जो दोनों सेट के बीच में था EG और 2TG में, वहां पर वो ज्यादा था। लेकिन यहाँ की बात करें अगर हम 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 लिगैंड्स हैं सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ, कम लिगैंड्स हैं, सो फील्ड जो स्टैब्लिश होगी वो वीक होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, राइट। जब फील्ड लेस स्ट्रॉन्ग होगी कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, तो स्प्लिटिंग भी उसी तरह से थोड़ी कम होगी, राइट। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो भी थोड़ी कम होगी, राइट। इसीलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग would be less, crystal field splitting energy would be less in case of tetrahedral, right. First is because of less number of ligands, right. एक और रीजन है इसका, एक और रीजन है, देखिए जो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो हमारे 2 d ऑर्बिटल्स थे जो अलोंग द एक्सिस थे, राइट, वो 2 लिगैंड्स को फेस कर रहे थे जो अलोंग द एक्सिस थे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, राइट।
क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस थे, उनके और इन दो डी ऑर्बिटल्स के बीच में, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो अलोंग द एक्सिस हैं, इनके बीच में रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो रहा था, राइट, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी ऑक्टाहेड्रल के केस में, राइट। यहाँ पे जो फेस टू फेस एग्जैक्टली लिगेंड्स नहीं है, राइट, जो बिटवीन द एक्सिस भी हैं लिगेंड्स, वो एग्जैक्टली फेस टू फेस नहीं है। जो लोब्स हैं इन तीनों डी ऑर्बिटल्स के, इन तीनों डी ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो एग्जैक्टली ऐसे फेस नहीं कर रहे हैं लिगेंड्स को, राइट, लिगेंड्स के पास हैं, दोनों पास में हैं, इसलिए रिपल्जन ज़्यादा है इनके बीच में, राइट। लेकिन अगर बिल्कुल आमने सामने ऐसे होते तो ज़्यादा होता, राइट, रिपल्जन, जैसे अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में हो रहा था इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, राइट। सो दूसरा रीजन हम ये भी देते हैं कि नो लिगेंड्स आर फेस टू फेस in tetrahedral geometry, right? ये आप रीजन लिख लीजिए, कैन टेक दिस डाउन, राइट। सो मैग्नीट्यूड, ये इससे हमें दो रीजन से हमें क्या पता लगता है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज लेस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, वो ये है, वहां पे हमने हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखे थे, राइट, और हमने एक पेयरिंग एनर्जी की बात करी थी, राइट। और वहां पे हमने देखा था जब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, राइट। सो यहां से इलेक्ट्रॉन D3 के केसेस में, राइट, D4 के केसेस में, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉन हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में आ जाता था जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाज लेस देन योर पेयरिंग एनर्जी, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, सो वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होता था, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता था, देखिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होता था जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वाज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, राइट। और जब ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती थी पेयरिंग एनर्जी से, तो इस केस में लो स्पिन होता था कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हाई स्पिन होता था कॉम्प्लेक्स, राइट। अब अगर वही चीज हम यहाँ पे देखें, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मोस्टली मैक्सिमम केसेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, हमारे पास we have high spin complexes, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब यहाँ पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, ये हमें देखना है। हमने यहाँ पे बात करी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल इज लेस देन पेयरिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी कम है कि पेयरिंग एनर्जी से हमेशा ही कम होगी, राइट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी would always be less than pairing energy, right, maximum cases में it will always be less than, mostly it will always be less than pairing energy। जब पेयरिंग एनर्जी से हमेशा ही कम होगी, सो अब देखिए वो कौन से कॉम्प्लेक्स में केस बनेगा, D3 कॉम्प्लेक्स में, राइट। इट विल स्टार्ट विद D3 कॉम्प्लेक्सेस। देखिए D3 कॉम्प्लेक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, राइट, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन D3 कॉम्प्लेक्स में हमेशा यहाँ चला जाएगा, राइट। एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो तीसरा यहाँ चला जाएगा, राइट। मैक्सिमम अनपेयर्ड इट्स अ, देखिए ये क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, E2 and T2 1,
इसी तरीके से अगर D4 कॉम्प्लेक्स होगा सो वो पेयर अप नहीं होगा यहाँ पर वो यहाँ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर D5 कॉम्प्लेक्स होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, राइट। E2 T2 1, D5 के केस में E2 T2 3, ये 2 है, राइट। सो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि D3 के केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर अप हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी कम है हमेशा पेयरिंग एनर्जी से, राइट। ये वाला केस है हमेशा, राइट। सो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यू विल ऑलवेज हैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस we always have high spin complexes, right, very important, right। टेट्राहेड्रल के केसेस में हमेशा हमको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, राइट। क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ही डिसाइड करती है कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयर अप हो या जंप करके हायर सेट ऑफ ऑर्बिटल में चले जाए। अगर मान लो कि पेयरिंग एनर्जी, राइट, कम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के, तो वो यहीं पे पेयर अप हो जाता था इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल के केस में ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये बहुत कम है, राइट, और पेयरिंग एनर्जी इन कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा ज़्यादा ही होती है एज कंपेयर टू crystal field splitting energy, और crystal field splitting energy is always less than pairing energy. So the third electron होगा in case of D3 complexes, वो jump करके higher set of orbital में चले जाएगा, right? और जो complex होगा हमेशा high spin complex होगा, right? Paramagnetic, maximum unpaired electron. High spin complex जब हम बोलेंगे that means maximum unpaired electrons, right? लो स्पिन वाले केस में क्या होता था? ऑक्टाहेड्रल के केस में पेयर अप बन जाता था यही लोअर सेट ऑफ ऑर्बिटल में, राइट, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम होती थी उस केस में, राइट। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, राइट। आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक और चीज़, यहाँ पे हमने T2G नहीं लिखा, यहाँ पे हमने EG नहीं लिखा जैसे हम ऑक्टाहेड्रल में लिखते थे। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक चीज़ होती है जब हम सिमेट्री की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, राइट। जो G जो स्टैंड होकर G जो हम लिखते हैं वहाँ पे, राइट, T2G जो हम लिखते थे, इसका सिग्निफिकेंस होता है या ये G का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। टेट्राहेड्रल के केस में नो G, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसीलिए हमने यहाँ पे EG और T2G नहीं लिखा, राइट। I hope everything is clear. Thanks.